नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ऑनलाइन स्टडी चैनल पर। आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल के रिसेंटली पूछे गए प्रश्नों को आज मैं लेके आ गया हूं। दोस्तों ये अभी पूछे गए प्रश्न हैं, तो थोड़ा डिटेल तक जाइएगा क्योंकि आगे आने वाले परीक्षाओं में ये बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। जो प्रश्न पूछे गए दोस्तों उनको तो मैंने शामिल किया ही है, उसके अलावा मैंने एक्स्ट्रा डिटेल के साथ इसको पढ़ा है, तो थोड़ा सा डीपली तक जाइएगा। चलिए शुरू करते हैं मेरे साथ वीडियो को। पहला प्रश्न पूछा गया था, करकटम जो है किस राज्य का लोक नृत्य है। तो इस टाइप के प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, करकटम किस राज्य का लोक नृत्य है। तो यह दोस्तों तमिलनाडु का पारंपरिक लोक नृत्य है जो कि करकटम राज्य से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों करकटम तमिलनाडु का लोक नृत्य है। इसके अलावा दोस्तों भारत में सभी राज्यों के लोक नृत्य, फोक डांस और इंडियन स्टेट्स की एक पूरी लिस्ट में यहाँ दे रहा हूँ दोस्तों। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और एक बार इसको रिवीजन करके जाना ताकि पूछे गए सभी राज्यों के फोक डांस आपको याद रहे। जैसे कि आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, बर्रू कथा, वेलु नाट्यम, अरुणाचल प्रदेश का पोंगचाम, वांगला नृत्य, बुइया नृत्य, दोस्तों असम का बिहू, बागुरुम्बा जात्रा, बिहार का झिझिया, झूमर, जाट जाटिन, सोहर कहवा। दोस्तों ये सभी स्टेट्स के हैं जिसको आपको थोड़ा सा प्यार पढ़ना होगा और आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपके रिवीजन करने के लिए काम आ जाएगा। दोस्तों एक नृत्य इसको ज़रूर याद रखना, जैसे मिजोरम का बम्बू डांस, ये परीक्षा में पूछा जाता है। मिजोरम का ये बम्बू डांस इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना होगा। कुंगला नृत्य भी पूछा जाता है। मणिपुरी का रासलीला पूछा जाता है, कहाँ का लोक नृत्य है। लावड़ी महाराष्ट्र का। इसके अलावा दोस्तों उड़ीसा का ओडिसी गोटीपुआ छऊ नृत्य, ये दोस्तों आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, ये दोस्तों पूछा जाता है। घूमर हो गया राजस्थान का, कालबेलिया चकरी। सिक्किम का देखेंगे तो सिंगर नृत्य, मारुनी ड्रिलिंग। तमिलनाडु का दोस्तों भरतनाट्यम, करगट्टम, पोइकल, कुडई, ये दोस्तों तमिलनाडु का है। और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सभी स्टेट्स के यहाँ पर फोक डांस मैंने शामिल किया है। दूसरा प्रश्न है, कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी। तो ये दोस्तों आसान प्रश्न है, आपने पढ़ा होगा। कांग्रेस की स्थापना 1885 में A.O. ह्यूम, जिसको एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम के द्वारा 1885 में किया गया था। अब यहाँ पर एक लिस्ट है दोस्तों जिसमें मैंने शामिल किया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और उनकी प्रमुख अधिवेशनों के बारे में, जो कि इनसे प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं, तो इसको थोड़ा सा आप ज़रूर पढ़िएगा। जैसे कि 1885 में मुंबई में A.O. ह्यूम के द्वारा कांग्रेस की स्थापना करी गई थी और अध्यक्ष कौन थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। कांग्रेस का स्थापना की गई थी और इनका पहला अधिवेशन भी 1885 में मुंबई में हुआ था। फिर 1886 में दोस्तों कोलकाता अधिवेशन हुआ था जिसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी हुआ करते थे और कांग्रेस में 400 प्रतिनिधि भी शामिल हुए थे। फिर 1887 में मद्रास में अधिवेशन हुआ। बहरुद्दीन तैयब जी अध्यक्ष थे दोस्तों और पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, तो इनको आपको थोड़ा सा याद रखना होगा। फिर इसके बाद 1888 में इलाहाबाद में अधिवेशन हुआ था। जॉर्ज यूल जो है अध्यक्ष बने थे, जो कि पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। फिर दोस्तों 89 में मुंबई में हुआ था, 1905 में बनारस में, 1907 का सूरत अधिवेशन। रास बिहारी घोष जो थे इसके अध्यक्ष थे। कांग्रेस का गरम दल और नरम दल में विभाजन हुआ था, तो इसको आपको थोड़ा सा याद रखना होगा। फिर 1911 में कोलकाता अधिवेशन हुआ था। 1916 में फिर लखनऊ अधिवेशन हुआ था, इसको दोस्तों आपको याद रखना होगा, जिसके अध्यक्ष जो थे एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक थे। लखनऊ समझौता कांग्रेस लीग पैक्ट जो है 1916 में ही लागू किया गया था। फिर 1919 में अमृतसर में मोतीलाल नेहरू थे। जलियांवाला बाग नरसंहार की निंदा करी गई थी 1919 के कांग्रेस अधिवेशन में। फिर 1920 में सी विजय राघवाचारी अध्यक्ष बने थे और असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव यहीं से दिया गया था। और 1924 में बेलगाम अधिवेशन, जो कि महात्मा गांधी इसके अध्यक्ष थे। गांधी जी का एकमात्र अध्यक्षीय अधिवेशन हुआ था जो कि 1924 में हुआ था। फिर 1927 में मद्रास में, 1929 में लाहौर में। पूर्ण स्वराज की घोषणा दोस्तों 1929 में लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में करी गई थी। कराची में 1931 में हुआ था। फिर 1938 में हरिपुरा, 1939 में त्रिपुरा, 1942 में मुंबई, 1946 में मेरठ में अधिवेशन हुआ था। यह दोस्तों 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किया गया था और उस समय पर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI में भारत की रैंक कौन सी है 2025 में। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ इंडेक्सेस हैं जिसको आपको थोड़ा सा याद रखना होगा।
2023 में डेटा इसको रिपोर्ट जारी किया गया था 2025 का। तो एसडीआई रैंकिंग में भारत की 130वीं रैंक है। और इसके अलावा और भी रैंकिंग है जिसको आपको यहाँ पर देखना है, जैसे कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आपने देखा कि 193 देशों में 130वीं रैंक है भारत की। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स CCPI में 2025 में जो है 10वीं रैंक है। इसमें टोटल 63 देश हैं और यूरोपियन यूनियन मिला के मतलब 64 देशों का ग्रुप इसमें बना हुआ है, जिसमें 63 देश हैं और एक यूरोपियन यूनियन है। फिर ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंक यहाँ पर 40 है। अन्य स्रोत पर 39 दिया गया है, लेकिन 40वीं रैंक है इनकी वेबसाइट पर। ग्लोबल पीस इंडेक्स में दोस्तों भारत की 126वीं रैंक है। इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में 180 जो है सबसे नीचे देखने को मिलता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 111 है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में 127वीं रैंक है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 159वीं रैंक है। इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम में दोस्तों 128 में। इसमें अर्थव्यवस्था की स्वतंत्रता के मानदंड भी शामिल होते हैं। इसके अलावा दोस्तों MSCI ऑल कंट्री वर्ल्ड इंडेक्स वेटिंग में दोस्तों 6th रैंक है भारत की। MSCI इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स इसमें 1st रैंक है भारत की, जिसमें से पूरे इंडिया का वेटेज जो 22% है। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में भारत की 5वीं रैंक है। ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर इंडेक्स में इंडिया में कोई टॉप शहर जो है टॉप 20 में शामिल नहीं है। ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर्स में जो है इंडिया का कोई शहर जो है टॉप 20 में शामिल नहीं है। इकोनॉमिक कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स में 42वीं रैंक है और एज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में 63वीं रैंक है। और करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में CPI में दोस्तों भारत की रैंक 50वीं रैंक है, जो कि यहाँ पर पूरा लिस्ट है। और ग्लोबल कॉम्पिटेटिव इंडेक्स में 40वीं रैंक है। ग्लोबल ट्रेड परफॉर्मेंस इंडेक्स में 18वीं रैंक है। आप इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। राष्ट्रीय गोकुल मिशन की शुरुआत कब करी गई थी, ये प्रश्न पूछा गया था। और राष्ट्रीय गोकुल मिशन की शुरुआत 2014 में भारतीय बजट 2014-15 में किया गया था। तो ये प्रश्न पूछा गया था, इसलिए हमने इसको शामिल किया है। 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो दोस्तों दल बदल विरोधी कानून, इसे 52वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। और दल बदल कानूनी विरोध के अनुसार 10वीं अनुसूची संबंधित है। यहाँ पर भारत के संविधान की कुछ प्रमुख अनुसूचियाँ हैं जिसको आपको यहाँ पर देखना है, जो कि इम्पोर्टेंट है। पहले है प्रथम अनुसूची दोस्तों, यहाँ पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची एवं उनकी सीमाओं के बारे में वर्णन किया गया है। दूसरी अनुसूची राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायाधीश, CAG इनके वेतन भत्ते एवं विशेष अधिकार का यहाँ पर बात करता है। फिर तीसरी अनुसूची शपथ और प्रतिज्ञा से रिलेटेड है। चौथी अनुसूची दोस्तों राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सीटों का आवंटन के बारे में है। पांचवी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के संबंध का प्रावधान है। फिर छठवीं अनुसूची दोस्तों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों के प्रावधान के लिए परिषदें बनाई गई थी, जिसको शामिल किया गया है। सातवीं अनुसूची में केंद्र सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची विषय वस्तु का विभाजन जो है सातवीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। आठवीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची, जिसमें वर्तमान में 22 टोटल लैंग्वेज है, जिसको आठवीं अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है। नौवीं अनुसूची में भूमि सुधार एवं जमींदार उन्मूलन कानूनों से संबंधित है, जो कि संविधान के अनुच्छेद 31B के अंतर्गत आता है। फिर दोस्तों 10वीं अनुसूची यहाँ पर दल बदल कानून है, एंटी डिफेक्शन लॉ, जो कि 10वीं अनुसूची पूछा गया था। फिर आता है 11वीं अनुसूची पंचायतों के अधिकार और कार्य, जिसके अंतर्गत 29 विषय शामिल है। और 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं के अधिकार और कार्य, जिसमें 18 विषय शामिल है। तो टोटल 12 अनुसूचियाँ हैं जिसको हमने यहाँ पर इंक्लूड किया था। दिल्ली विधानसभा में महिलाओं को आरक्षण देने के लिए संविधान में किस अनुच्छेद में संशोधन किया गया है? तो दोस्तों अनुच्छेद 239A में संशोधन किया गया है, ताकि दिल्ली विधानसभा में महिलाओं को आरक्षण दिया जा सके। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट संविधानों के संशोधनों के बारे में हमने इंक्लूड किया है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और रिवीजन करने में यहाँ पर काम आएगा। कुछ ये इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन हैं दोस्तों, इसको आपको पढ़ के ही जाना है। जैसे पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर युक्तिसंगत प्रतिबंध और 9वीं अनुसूची का गठन हुआ था। फिर 7वां संशोधन में दोस्तों राज्य पुनर्गठन यानी स्टेट रिकॉग्नाइजेशन एक्ट के अंतर्गत 7वां संशोधन किया गया था, इसका महत्व है। और 24वां संविधान संशोधन 1971 में संसद को संविधान संशोधन का असीमित अधिकार प्रदान किया गया था। संपत्ति के अधिकार पर प्रतिबंध, निदेशक तत्वों को बढ़ावा देना यहाँ पर 25वीं संशोधन पे आता है।
36वां संविधान संशोधन 1975 में हुआ था, जिसके अंतर्गत सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था। 42वां संविधान संशोधन मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसको बोला जाता है, 1976 में हुआ था दोस्तों। प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे, जो कि मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। केंद्र की शक्तियां जो है बढ़ाई गई थी। फिर 44वां संविधान संशोधन आपातकालीन प्रावधानों में सुधार, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों से हटाकर विधिक अधिकार बनाया गया था। 52वां संविधान संशोधन जो है 1985 में किया गया था, जिसके अंतर्गत दोस्तों दल बदल विरोधी कानून लाया गया था। फिर 61वां संविधान संशोधन में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटकर 18 वर्ष करी गई थी। तो ये वाला पॉइंट आपको याद रखना होगा दोस्तों। 61वां संविधान संशोधन जो है मतदाता की आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करी गई थी, जो कि 61वें संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया था। फिर दोस्तों इसके अलावा जो है 101वां संविधान संशोधन पूछा जाता है, जिसमें दोस्तों 2016 में लागू किया गया था और वस्तु एवं सेवा कर GST से संबंधित इसका महत्व है। फिर 103वां संविधान संशोधन EWS के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान दिया गया है। और इसके अलावा इम्पोर्टेंट के बारे में बात करें तो 105वां संविधान संशोधन राज्य सरकारों को अपनी OBC सूची तैयार करने का अधिकार और पुनः बहाल करने का महत्व इसमें शामिल किया गया है। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करना, और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। विश्व के सबसे दक्षिण में स्थित मरुस्थल कौन सा है? तो सबसे दक्षिणतम मरुस्थल कौन सा है दोस्तों? तो कालाहारी मरुस्थल यहाँ पर विश्व का सबसे दक्षिणतम मरुस्थल है, जो कि यहाँ पर पूछा गया था। कंप्यूटर कीज से रिलेटेड भी प्रश्न पूछे गए थे, जैसे Alt + Tab बटन को प्रेस करेंगे तो इसमें क्या ओपन होता है? तो इसमें दोस्तों Alt + Tab कीज को प्रेस करने पर ओपन विंडो स्विचर होता है, जो कि कंप्यूटर पर खुली हुई विंडो को बीच में स्विच करता है। आप दो विंडोज़ को साथ में ओपन कर रहे हैं, रन कर रहे हैं, तो Alt + Tab प्रेस करेंगे तो वो आपस में स्विच हो जाएगा। इसके अलावा कुछ और शॉर्टकट कीज़ हैं जिनको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये परीक्षा में पूछा जाता है, क्योंकि कंप्यूटर सब्जेक्ट भी पूछा जाता है, इसलिए कीज़ से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे Ctrl+C करेंगे तो कॉपी करना, Ctrl+V पेस्ट, Ctrl+X करेंगे तो कट करना, Z अंडो, Y रीडू, A सेलेक्ट ऑल, S सेव करना, P यहाँ पर प्रिंट करना, F जो है फाइंड करना, H जो है रिप्लेस करना, और N जो है न्यू डॉक्यूमेंट या विंडो खोलना, फिर O है ओपन करना, W क्लोज करना, T जो है न्यू टैब ब्राउज़र में टैब खोलना। कुछ इंपॉर्टेंट कीज़ हैं, इसको आपको याद रखना होगा। फिर Ctrl+Shift+ESC करना, जो टास्क मैनेजर खोलता है। ये दिखाता है कि आपके विंडोज़ में कौन सा सिस्टम अभी रन कर रहा है। Windows+D डेस्कटॉप दिखाना या छुपाना, Windows+E फाइल एक्सप्लोरर को खोलना, Windows+L जो है कंप्यूटर लॉक करना, यहाँ पर इसका मेन फंक्शन है। फाइल्स को व्यवस्थित करने के लिए कौन कौन से तरीके होते हैं, ये पूछा गया था। तो दोस्तों फाइल्स को व्यवस्थित करने के लिए यानी मैनेज करने के लिए कई तरीके हो सकते हैं। जैसे प्रमुख तरीकों में देखेंगे, फोल्डर बनाकर उसको संगठन करना, नाम कन्वेंशन करके उसका उपयोग करना, टैग या लेबल लगा के उसका वर्गीकरण करना, तिथि या वर्ष आधारित विभाजन करना, फाइल टाइप के अनुसार इसको वर्गीकरण करना, मतलब फाइल को स्टोरेज करना है, मैनेजमेंट करना है। तो इतने तरीक़ों से आप उसको मैनेजमेंट कर सकते हैं। 2025 में किसे मरणोपरांत जो है पद्म भूषण मिला था? तो दोस्तों 2025 की बात करें तो 139 पद्म पुरस्कार दिया गया था, जिसमें से 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री दिया गया था। विवेक ओबेरॉय को मरणोपरांत दिया गया था, जो कि साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। मनोहर जोशी, पंकज उधास और सुशील मोदी को दिया गया था मरणोपरांत, जिसको आपको याद रखना होगा। किस अनुच्छेद के तहत नागालैंड को विशेष अधिकार दिया गया था? तो ये दोस्तों अनुच्छेद 371, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, जिससे नागालैंड को विशेष स्थिति और स्वशासन के अधिकार प्राप्त कराए गए थे। और दोस्तों यहाँ पर भारत के राज्यों को प्राप्त विशेष अधिकार की लिस्ट है यहाँ पर, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 371 आर्टिकल जितने भी हैं, 371A से लेकर जितने भी आर्टिकल्स हैं वो विशेष प्रावधान के अंतर्गत आते हैं, स्पेशल प्रोविजंस के अंतर्गत आते हैं, जिसके अंतर्गत जो है प्रमुख राज्यों का पुनर्गठन या फिर निर्माण किया गया था। जैसे 371 में महाराष्ट्र और गुजरात विकास के लिए अलग से बोर्ड, क्षेत्रीय असमानता को कम करने हेतु विशेष ध्यान इसको दिया गया था। फिर इसके बाद आता है दोस्तों 371A, जिसके अंतर्गत ए के अंतर्गत नागालैंड को विशेष दर्जा दिया गया था। धार्मिक व सामाजिक प्रथाओं, नागा भूमि और संसाधनों पर नागाओं का पूर्ण अधिकार दिया गया था। फिर 371B में दोस्तों असम राज्य का हुआ था। 371C में मणिपुर, डी में आंध्र प्रदेश, ई में भी आंध्र प्रदेश और एफ में सिक्किम, जी में दोस्तों मिजोरम, एच में अरुणाचल प्रदेश और
आज में दोस्तों गोवा का निर्माण किया गया था। गोवा विधानसभा की न्यूनतम सीटें निर्धारित करी गई थी जो कि 30 से कम नहीं होनी चाहिए। 371 जे के अंतर्गत कर्नाटक हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र को बनाया गया था। विशेष विकास बोर्ड शिक्षा व नौकरियों के आरक्षण में क्षेत्रीय विकास पर विशेष ध्यान दिया गया था। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं दोस्तों। पहले अनुच्छेद 370 जो है जम्मू और कश्मीर के विशेष अधिकार देता था, लेकिन 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 को हटा दिया गया। अब जम्मू कश्मीर जो है लद्दाख जो है केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। ये तो आपको याद होगा। 86वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो 86वां का अमेंडमेंट एक्ट जो है शैक्षणिक अधिकार राइट टू एजुकेशन से संबंधित है, अर्थात पढ़ने का अधिकार, शिक्षा को संविधान के मूल अधिकार बनाना 86वां संविधान संशोधन के अंतर्गत आता है। फिर आता है दोस्तों गरुड़ शक्ति अभ्यास किन देशों के मध्य में होता है? कुछ अभ्यास होते हैं जो इंटरनेशनल होते हैं, कुछ अभ्यास होते हैं जो अंतर स्टेट होते हैं, मतलब कि अपने देश के ही प्रमुख सेनाओं के मध्य में होते हैं, तो इसको हम देखेंगे। तो गरुड़ शक्ति अभ्यास यहाँ पर भारत और इंडोनेशिया के बीच में होता है दोस्तों। यह संयुक्त सैन्य अभ्यास है जो कि गरुड़ शक्ति अभ्यास के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर कुछ लिस्ट है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय युद्धाभ्यास जो सिलिनेक्स 25 भारत और श्रीलंका के बीच में होता है दोस्तों। जयपुर 2025 रूस और बेलारूस के मध्य में होता है। तलिस्मान सेब्रे 2025 में ऑस्ट्रेलिया यूएसए सहित 19 देश इसमें शामिल हुए थे। एक्सरसाइज एलोन जो है ऑस्ट्रेलिया फिलीपींस और अन्य देशों के पर्यवेक्षक के अंतर्गत यह युद्धाभ्यास होता है। इंडो पैसिफिक एक्सरसाइज ब्रिटेन अमेरिका और जापान के बीच में होता है दोस्तों। बहुपक्षीय युद्धाभ्यास है। 2025 से नियमित अभ्यासों की घोषणा करी गई थी और इंडो पैसिफिक सुरक्षा पर आधारित होता है। कमांडो 2025 जो है MNEK 5th इंडोनेशिया प्लस 38 देशों के साथ होता है। मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट जो है चीन ईरान रूस के मध्य यह अभ्यास होता है। 3 तरफा नौसैनिक अभ्यास है दोस्तों। और भारत का अंतर्राष्ट्रीय अभ्यास विस्तृत सूची यहाँ पर देखेंगे। भारत द्वारा विभिन्न देशों के साथ हाल ही में आयोजित कुछ बहुपक्षीय और द्विपक्षीय अभ्यास हैं, जैसे युद्ध अभ्यास भारत और यूएसए आर्मी के द्वारा होता है। वज्र प्रहार भारत और यूएसए के बीच में किया जाता है। शक्ति दोस्तों भारत फ्रांस के मध्य होता है। धर्म गोर्जियन जो है जापान और भारत के बीच में। गरुड़ा शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच में स्पेशल फोर्स के द्वारा किया जाता है। सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच में। बिनवैक्स भारत और वियतनाम के बीच में। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच में। मेरिट्री भारत और थाईलैंड के बीच में। हैंड टू हैंड जो है भारत चाइना के बीच में। इंद्रा भारत और रसिया के बीच में। अस्ट्रा हिंद जो है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। नोमैड्रिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया के बीच में। खंजर जो है भारत और किर्गिस्तान। प्रबल डोस्टिक जो भारत और कजाकिस्तान के बीच में यह अभ्यास होता है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो ज़्यादा आसानी होगी। और बहुत सारे युद्धाभ्यास हैं जो कि किए जाते हैं। बोल्ड कुरुक्षेत्र जो है भारत सिंगापुर के बीच में। साइक्लोन भारत और इजिप्ट के बीच में। डेजर्ट साइक्लोन भारत और यूएई के बीच में। टाइगर ट्रिम्थ जो है भारत और यूएसए के बीच में। सिलिनेक्स भारत और श्रीलंका। वरुणा जो है भारत और फ्रांस के बीच में। गरुणा जो है भारत और फ्रांस। एयर नेवी एयरफोर्स के बीच में जो है गरुणा किया जाता है और नेवी के बीच में वरुणा किया जाता है। जिमेक्स भारत और जापान के बीच में नेवियों का ये युद्धाभ्यास है। सुनवाई के लिए सिविल जज की जो है यहाँ पर न्यूनतम योग्यता या फिर न्यूनतम प्रैक्टिस पूछा गया था। तो दोस्तों ये आप जो है इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कानून में स्नातक यानी LLB से संबंधित और एडवोकेट में रजिस्टर में पंजीकरण होना चाहिए। सिविल जज की न्यूनतम योग्यता। पत्थर के औजार किस युग में बनाए जाते थे? तो दोस्तों पत्थरों के औजार जो है पाषाण काल में बनाए जाते थे, जिसको पेलियोलिथिक युग कहा जाता है। यह प्रारंभिक मानव निर्मित पत्थर के औजारों का युग था, पेलियोलिथिक युग कहा जाता है। तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति होता है तीनों सेनाओं का प्रमुख। वर्ष 1947 में भारत की जीवन प्रत्याशा लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी थी, यह पूछा गया था। तो लगभग 32 से 33% है। और वर्तमान की पूछा जाए दोस्तों तो आप कमेंट करके बताइएगा। जैव उत्प्रेरक प्रक्रिया बायोकैटालिसिस में कौन से कार्य करते हैं? जैव में उत्प्रेरक प्रक्रिया में कौन से काम करते हैं? तो इसमें एंजाइम होते हैं जो कि जैव उत्प्रेरक की भूमिका निभाते हैं। RLEGP ग्रामीण भूमि रहित रोजगार गारंटी कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? तो यह दोस्तों 1983 में शुरू किया गया था। राज्य सूची, संघ सूची, संवर्ती सूची किस अधिनियम द्वारा बनाई गई थी? तो दोस्तों भारत सरकार के भारत संविधान के 7वीं अनुसूची के अंतर्गत ये आता है, जो कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा इसको बनाया गया था। इसकी कुछ प्रमुख बातें हैं जो कि दोस्तों पूछे जाते हैं परीक्षा में, इसलिए हमने इसको डिटेल्स में देखा है।
संघीय शासन व्यवस्था का प्रावधान इसमें है दोस्तों, एक संघ फेडरेशन बनाने का प्रावधान किया गया है जिसमें प्रांतों और देशी रियासतों को शामिल किया जाना था। हालांकि यह संघ दोस्तों वास्तव में लागू नहीं हो सका। फिर दोस्तों प्रांतीय स्वायत्तता का भी इसमें दिया गया है, प्रोविजनल ऑटोनॉमी। प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया, प्रांतों को पूर्ण स्वायत्तता दी गई और मंत्रिपरिषद को विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनाया गया था। केंद्र में द्वैध शासन, केंद्र स्तर पर द्वैध शासन की व्यवस्था की गई जिसमें रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड विषयों पर बांटा गया था। 2 सदनी संघीय विधानसभा, फिर संघीय न्यायालय की स्थापना, गवर्नर जनरल की शक्तियाँ, विषयों का 3 श्रेणियों में विभाजन करना जिसके अंतर्गत संघीय सूची जिसमें 59 विषय हैं, प्रांतीय सूची जिसमें 54 विषय हैं, संवर्ती सूची जिसमें 36 विषय हैं। और दोस्तों भारत रिजर्व बैंक की स्थापना इसी के अंतर्गत करी गई थी। 1935 के अधिनियम के प्रावधान के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। नागरिक अधिकारों का अभाव, अन्य प्रावधान भी किए गए थे जिसके अंतर्गत संघीय लोक सेवा आयोग, प्रांतीय लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग ज्वाइंट पीसीस को बनाया गया था। वंदे मातरम पत्रिका के माध्यम से सबसे पहले पूर्ण स्वराज की मांग किसने की थी? तो वंदे मातरम पत्रिका के माध्यम से दोस्तों अरविंद घोष के द्वारा किया गया था। यहाँ पर कुछ पत्रिकाएं हैं जिनके संस्थापक, लेखक या संपादक कौन कौन से हैं, किस वर्ष में प्रकाशित किया गया था, यहाँ पर आप एक नज़र डालिएगा। समाचार दर्पण यहाँ पर जेम्स ऑगस्ट हिक्की के द्वारा लिखा गया था। संवाद कौमुदी राजा राम मोहन रॉय की है। मिरात उल अकबर, बंगदूत ये दोस्तों ईश्वर चंद्र विद्यासागर की है। इंडियन ओपिनियन, केसरी बाल गंगाधर तिलक, मराठा बाल गंगाधर तिलक, अमृत बाजार पत्रिका, भारतीय समाज, हिंदुस्तान टाइम्स, हरिजन, यंग इंडिया, इंडियन मिरर, द हिंदू, हिंदुस्तान, प्रबुद्ध भारत। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नई दुनिया बंशीधर शुक्ल, कायस्थ समाज पत्रिका मुंशी अजीमुल्ला खान के द्वारा प्रकाशित किया गया था। अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन आता है? तो ये पूछा गया था दोस्तों। तो तृतीय क्षेत्र क्या होते हैं दोस्तों? तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में प्रमुख 3 क्षेत्र बांटे गए हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित उत्पादन है जैसे कि कृषि, पशुपालन, वानिकी, मत्स्य पालन, खनन, ये सभी दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। फिर सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत कच्चे माल से वस्तुओं का निर्माण करना सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। उद्योग, विनिर्माण, ऊर्जा उत्पादन, निर्माण कार्य ये सब सेकेंडरी में आते हैं। तृतीय क्षेत्र में टर्सरी सेक्टर के अंतर्गत सेवाएं प्रदान करना जैसे परिवहन, बैंकिंग, बीमा, संचार, पर्यटन, व्यापार ये सभी तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा हाल में वर्षों में 2 अन्य क्षेत्र भी चर्चा में हैं जैसे कि चतुर्थ क्षेत्र और पंचम क्षेत्र। चतुर्थ क्षेत्र के अंतर्गत ज्ञान, सूचना और अनुसंधान आधारित सेवाएं आती है जैसे कि IT, शिक्षा, अनुसंधान संस्थान। बात करें तो चौथे सेक्टर के अंतर्गत ये आते हैं। फिर 5वें सेक्टर में नीति निर्माण और उच्च स्तरीय निर्णय करना जैसे कि सरकार, शीर्ष प्रबंधन, वैज्ञानिक एवं नीति निर्माता, ये सभी 5वें सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। तो ये रहा दोस्तों आज की वीडियो के प्रश्न और उनके डिटेल से एक्सप्लेनेशन। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बेल आइकन को ऑन करके रखिए ताकि अगली वीडियो की भी अपडेट आपके यहाँ तक पहुँचती रहे। कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। जय हिंद, धन्यवाद।